हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और देखिए थंबनेल में जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि साइंस विज्ञान पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको 60 नंबर की कंप्लीट तैयारी कराएंगे, जिसमें हमने मैथ की सारे पीवाईक्यूज़ जितने भी हैं प्रीवियस को आज तक 2013 से लेकर 24 तक जितने भी पेपर हुए थे सीटेट मैथ के, मैंने सारे क्वेश्चन इजी मतलब कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, सारे मैंने अपने सीरीज में करा दिया है। वैसे ही साइंस की भी करा देंगे। एक और मेरा कमिटमेंट आपके साथ यहीं पे रहेगा कि इसी के साथ साथ आपको हम थ्योरी क्लासेस भी देंगे एक अलग से प्लेलिस्ट बना के, और साथ साथ ही चलती रहेगी। मतलब कहने का कि पीवाईक्यू के साथ हम आपको साइंस की भी क्लासेस मिलेगी। अगर किसी को इवन पीवाईक्यू में कोई प्रॉब्लम है तो वो चैप्टर वाइज मेरी क्लास देख सकता है, वो इवन किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम अपनी पहली क्लास लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं, और अपने दोस्तों में भी बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर अच्छा लगे तो, ना लगे तो तभी कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा और हम अपना बेहतर देंगे। जो हमारा पिछले 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, वो आपके साथ हम साझा करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो बिना देरी के आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। आई थिंक ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना। तो चलते हैं। और आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्वरूप नहीं है। तो ध्यान देना है कि जब भी हम पेपर देते हैं तो उस पेपर में मतलब कहने का है कि नहीं है, उस पर फोकस करना रहेगा। नहीं तो कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, CaCO3, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। अब एक्चुअल में कह रहा है कौन नहीं है, तो ऑप्शन देखिए, चूना पत्थर, चाक, संगमरमर और बिना बुझा चूना। इसे हम क्या बोलते हैं, बिना बुझे चूने को CaO, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा, इसे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बोलते हैं। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का चूना पत्थर भी एक रूप है, चाक भी है, संगमरमर भी है। तो इसमें ऑप्शन कौन है, नहीं है। तो इसका मतलब है ये नहीं होगा, क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो एक चीज़ और आपको यहीं से याद हो जाएगी कि बिना बुझे चूने का फार्मूला क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, गैसों के द्रवीकरण में निम्न में से कौन सी परिस्थितियाँ सहायक होंगी। तो गैसों का द्रवीकरण, जिसे ये जो होगा ना, ये गैसों का द्रवीकरण की एक प्रोसेस होता है। जैसे गैस है, उसको लिक्विड बनाना है, द्रव बनाना है, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन अर्थात क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। मेरी बात ध्यान सुनना, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन अर्थात संघनन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां सहायक होंगी। तो आप मुझे बताओ कि जैसे गैस है, वो पानी मतलब कि पानी के पार में टपकने लगता है, कब, जब टेम्परेचर लो होता है। तो टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर हाई होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, तापमान में वृद्धि, बिल्कुल गलत। तापमान में वृद्धि ये नहीं होगा, और तापमान और दाब में दोनों में कमी नहीं, दोनों में नहीं होगा। तापमान में कमी और दाब में वृद्धि। अगर तापमान में कमी करेंगे और दाब में वृद्धि करेंगे तो जो भी एयर होगी, मतलब कि जो गैसेस होंगी, वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। यही प्रोसेस कहलाता है गैसों का द्रव में बदलना, कंडेंसेशन अर्थात संघनन कहलाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। नल का जल विद्युत का अच्छा सुचालक है। एक स्टेटमेंट दिया है बेटा, सीटेट अब स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान देना कि नल का जल विद्युत का अच्छा सुचालक है, और नल के जल घुलनशील लवणों के रूप में अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है ना। इसका मतलब मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि जैसे जो नल का जल है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि नल, नदी और क्या, तालाब, नल का जल, नदी का जल, तालाब का जल, है ना। और जो समुद्र का जल है, समुद्र का जल, और कहाँ, और झील का जल, झील का जल, इन सब में अशुद्धियाँ ऐड होती हैं। क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। इन्हीं अशुद्धियों के कारण ही, मतलब कि इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी ऐड होती है, ऐड होती, इसीलिए ये क्या होते हैं, ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, ठीक है ना।
मतलब कि एज ए कंडक्टर की तरह काम करते हैं। लेकिन जो आसुत जल होता है, कहने का मतलब क्या है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। सपोज दैट यहाँ पे एक पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ से मैंने एक ऐसे इस पे एक वो लगाया, इसको जोड़ दिया, यहाँ पे वाटर है, ये मान लो नल का पानी है, ठीक है ना। तो एक बैटरी लगाया है मैंने, यहाँ से कनेक्ट किया है, ठीक, ये प्लस ये माइनस, और फिर इसको एक स्विच लगा दिया, और स्विच के माध्यम से मैंने फिर एक बल्ब लगा दिया, ठीक है ना। अब बताओ ये बल्ब जलेगा क्या? बल्ब नहीं जलेगा। इसलिए नहीं जलेगा, इसलिए नहीं जलेगा बेटा, क्योंकि ये अगर ये तालाब का पानी है, अगर ये पानी तालाब का है या नल का है, ठीक है ना, समुद्र का या झील का, तो जलेगा। अगर ये आसुत जल है, क्या है, आसुत जल है, तो क्या होता है, तब ये बल्ब नहीं जलेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बैटरी में होती, जो घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है, उसमें हम लोग आसुत जल डालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या, एसिड डालते हैं, है ना, एसिड डालते हैं। अगर एसिड की बात करें तो उसका नेचर कैसा होता है, करोसिव होता है। इसीलिए जब बैटरी से पानी निकलता है तो क्या होता है, जहाँ गिरता है वहाँ पे उसको जला देता है, उसकी सतह को खराब कर देता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे क्या पूछा, नल का जल विद्युत का अच्छा सुचालक है, ये बात मैंने बता दिया, यस है, ठीक। नदी, नल का हो, नदी का हो, तालाब का हो, समुद्र का हो, झील का हो, अच्छा सुचालक होगा। लेकिन आसुत जल नहीं होता है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी नहीं ऐड होती। नल के जल में घुलनशील लवणों के रूप में अशुद्धियाँ होती हैं। यस, कह रहा है कि द वाटर कंटेन्स इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व साल्ट, है ना, लवणों के रूप में अशुद्धियाँ ऐड होती हैं, इसीलिए तो क्या होता है, सुचालक होता है। इसका मतलब है ये कथन, जो अभिकथन ए है उसका कारण दूसरा सही है। तो कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन ए आर की, ये कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ये सही है, ठीक है ना, ए आर की व्याख्या सही है। क्लियर है बात यहाँ की नहीं? आगे चलते हैं। अगर इसकी बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों की तर्कसंगत ढंग से सोचने की क्षमता का आकलन करने के लिए उपयुक्त संकेतक नहीं है? निम्नलिखित, अब छात्रों की तर्कसंगत ढंग से सोचने की क्षमता का आकलन करने के लिए उपयुक्त संकेतक नहीं है। तर्कसंगत मतलब नहीं पूछा है, फोकस करना है यहाँ पे क्या, नहीं पे, तो निगेटिव है। अब कह रहा है छात्र मिथकों और विज्ञान के बीच अंतर करने के लिए स्पष्ट तर्क तैयार करते हैं। यस, करते हैं ना, ठीक है। छात्र संबंधित सूत्रों और नियमों को याद करते हैं। अरे भाई, छात्र सूत्र और नियम को याद नहीं करते, इसका मतलब नहीं है, तो यही वाला हो जाएगा। आगे देख लो, छात्र कारण और प्रभाव के बीच संबंध स्थापित करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। छात्र मान्य और अमान्य साक्ष्य के बीच अंतर कर सकते हैं, ठीक है। जो छात्र हैं, मान्य और अमान्य, मतलब कहने का है कि स्टूडेंट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द वैलिड एंड इनवैलिड एविडेंस, कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका स्टूडेंट फॉर्मुलेट क्लियर आर्गुमेंट टू डिफरेंशिएट मिथ फ्रॉम साइंस, ठीक है ना, यस कर सकते हैं। स्टूडेंट रिकॉल द रेलिवेंट फार्मूला एंड लॉज, नो। बार बार देखो, याद करने, जब भी हम कोई क्वेश्चन, इवन चाहे जिसकी पेडागॉजी हो, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो सीडीपी की हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे संस्कृत की हो, चाहे इन्वायरमेंट की हो, चाहे यहाँ पे आपकी साइंस की हो, लर्निंग मतलब याद करने पे फोकस नहीं किया जाता है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो ये वाला यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है, तो इसका मतलब यही वाला हो जाएगा कि छात्र संबंधित सूत्रों और नियमों को याद करते हैं, बिल्कुल नहीं। आप याद करने पे जोर नहीं दे सकते, ठीक है ना। आगे आते हैं, निम्नलिखित में कौन जीवाणु रोगों का एक युग्म है? जीवाणु रोगों का मतलब कि बैक्टीरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग द पेयर ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कैसे एलिमिनेट करेंगे। आप बताइए, एड्स के बारे में जानते होंगे, सबको पता है कि एक वायरल डिजीज है, मतलब कि वायरस से होता है, तो इसके साथ जो ऑप्शन है वो नहीं बनेगा, ठीक। चेचक कैसा, ये भी एक वायरस से होता है, ठीक। टाइफाइड और खसरे की बात करें, खसरा कैसा है कि वायरस से डिजीज है, टाइफाइड क्या है, एक बैक्टीरिया डिजीज है, लेकिन इस खसरे की वजह से नहीं आएगा। अब खसरा को क्या बोलते हैं, मिजल्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाइफाइड और मिजल्स, ठीक है ना। लेकिन हैजा और टाइफाइड, हैजा जो होता है वो कॉलरा बोलते हैं, देख लो, कॉलरा किसकी वजह से होता है, ये एक जीवाणु के द्वारा होता है, और टाइफाइड किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। तो आप यहाँ 3 से एलिमिनेट कर लेंगे। टाइफाइड तो यहाँ भी है, टाइफाइड यहाँ है, ठीक है। खसरा यहाँ भी था, खसरा यहाँ भी है, ठीक। तो खसरा क्या है, एक वायरस, मतलब कि जीवाणु, और जिसे हम बैक्टीरिया बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे वायरस। तो ये वायरस जनित रोग होता है, खसरा, एड्स, चेचक, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जीवाणु रोगों का एक युग्म है, तो क्या हो जाएगा, हैजा और
टाइफाइड। इस क्वेश्चन पे आते हैं कि एक चुंबक की लंबाई में 4 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, तो नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति की तुलना मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति में किस प्रकार की होती है। जैसे चुंबक है, पहले तो ये जानिए कि चुंबक में क्या होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। जब भी हम कट करते हैं, क्या करते हैं, चुंबक को कट करते हैं। तो दूसरी चीज़ क्या है कि एक चुंबक और है, अगर मैं कह दूं कि ये नॉर्थ और ये साउथ है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक चुंबक ऐसा मैं ले आऊँ इधर से, और इसको, चूँकि दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ चुंबक में, और इधर ये वाला आ जाए साउथ और ये हो जाए नॉर्थ, तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे और ये दोनों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि चुंबक के चाहे जितने आप पार्ट कट करेंगे उसमें हमेशा दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। आप सोचते हैं कि सपोज दैट ये चुंबक है, बेटा ये क्या है, ये चुंबक है, ठीक, और इसमें नॉर्थ और साउथ दो पोल हैं। आपके मन में आया कि मैं इसको कट कर दूं, बेटा कट कर दोगे ना, तब भी फिर ये नॉर्थ और साउथ उसमें दो पोल बनेंगे। इसका मतलब चुंबक के कितने भी टुकड़े कर दिए जाएं उसमें नॉर्थ और पोल दोनों होते हैं। ठीक है। अब देखो सवाल पे आते हैं। एक चुंबक की लंबाई को 4 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति की तुलना में मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति में किस प्रकार की जाती है। तो देखो, मैग्नेट इज कट lengthwise into 4 equal pieces. How do the pole strength of the new pieces compare with the pole strength of the original magnet? ठीक है ना। याद रखना मेरी बात को कि प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक के समान होगी। प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक के 1/4 होगी। प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से आधी होगी। प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक के 4 गुना होगी। बिल्कुल नहीं। आपके पास चुंबक है, ठीक है ना, एक बड़ा चुंबक लिए, एक छोटा चुंबक लिए, ठीक है ना। अगर दो बड़े बड़े आप चुंबक लिए, देखने कि उसमें अट्रैक्शन फोर्स जब पास लेकर आएंगे, अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों बहुत ज़्यादा होंगे। अगर वही छोटा होगा तो उससे कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये पता चलता है कि प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से 1/4 होगी अगर उसको 4 टुकड़े में काटा जाएगा। तो इसका मतलब है कि ध्रुव शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर एक चुंबक है तो इसको मैं अगर 5 पार्ट में डिवाइड करूँ, 1 2 3 4 5, तो इसकी जो ध्रुव शक्ति होगी वो मूल चुंबक के 1/5 हो जाएगी। यही कहा, प्रत्येक टुकड़े, नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से 1/4 होगी। अगर 5 में कट किया तो 1/5 होगी। क्लियर है बात। चलो, मैंने ये बात बता दिया है कि चुंबक को कितनी भी बार कट करो लेकिन उसमें हमेशा दो पोल होंगे। आगे चलते हैं कि कक्षा 6 की एक शिक्षिका असंपर्कीय बलों का अध्यापन करते हुए सबसे पहले स्थिर वैद्युत बल की व्याख्या, फिर स्थिर वैद्युत आवेश, स्थिर वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव को समझाती है। इस घटना में निम्नलिखित में से किन पाठ्यचर्या वैधताओं का उल्लंघन हुआ है। उल्लंघन क्या हुआ है, तो उल्लंघन हुआ है, इंग्लिश पढ़ लो कि अ क्लास 6 टीचर वाइल टीचिंग द टॉपिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, मतलब कि आप फोर्स ना लगाइए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय द first introducing the concept of electrostatic charge, electrostatic field and electrostatic potential. Which of the following curriculum validates is being violated in this case, है ना। तो मतलब कहने का है कि वो टीचर बच्चों के साथ किस प्रकार क्या सिखाना चाह रही है, क्या उल्लंघन हुआ है। तो कक्षा 6 का एक शिक्षिका है, असंपर्कीय बलों का अध्यापन करते हुए उसने पहले स्थिर वैद्युत बल की व्याख्या किया। आप मुझे बताइए, जैसे मैं धक्का देकर करूँगा तो यहाँ पे तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा दिमाग तो लगाया नहीं, मैंने कहा इसको धक्का दे दो गाड़ी को, ठीक है ना। लेकिन हम कहते हैं कि जब दो मॉलिक्यूल, दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे के पास जितने पास आएंगे इनके बीच एक बल कार्य करता है ना। तो Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, R, इनके बीच की दूरी अगर R है तो, ठीक है ना, इनके बीच की दूरी अगर R है तो ये असंपर्क बल का एक एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है। तो टीचर कहने का मतलब इस तरह से कुछ बता रही है, तो ऐतिहासिक कुछ थोड़ी ना बताएगी, हिस्टोरिकल तो बता नहीं रही कुछ, मतलब कॉग्निटिव, मतलब कि उसके संज्ञानात्मक विकास में बात कर रही है, इन्वायरमेंट से संबंधित है नहीं। इथिकल की बात होगी, नैतिक कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब है कि संज्ञानात्मक विकास, उसके संज्ञानात्मक विकास के बारे में वो बात कर रही है, मतलब उसके संज्ञान को डेवलप करना चाहती है, ठीक है ना। वो उसके कॉग्निटिव, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना चाहती है, इसीलिए उसने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में डिस्कस किया है। आगे आते हैं। कराए कि एक लड़की 12 किलोमीटर पर घंटे की गति से साइकिल चलाकर अपने घर से 10 किलोमीटर दूर स्थित अपनी सहेली के घर जाती है। वह 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है। तो ध्यान से समझना मेरी बात को, ये सवाल आप सेकेंडों में कर सकते हो लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होती है, तो औसत चाल जो होगी
होगी। अगर आप सपोज दैट पॉइंट ए से बी जाते हैं, आप पॉइंट ए से बी गए और फिर बी से ए आए, बी ए से बी गए और बी से ए आए, ठीक है ना, क्लियर है। तो आप ये कहेंगे कि 2 यहाँ पे मान लीजिए कि S1 स्पीड से गए और दूरी इसकी D है, थोड़ी देर समझिएगा, और वही दूरी D S2 स्पीड से आए, तो टाइम कितना लगेगा? तो मैं कहूँगा कि S1 और S2, तो D अपान, ध्यान सुनना, D अपान S1 ये टाइम होगा प्लस D अपान S2, और टोटल टाइम क्या लगा? T लग गया। तो हम यहाँ पे D कॉमन ले लेंगे, तो हम कहेंगे S1 प्लस S2 अपान S1 S2 इज इक्वल टू T के, ये तो कहेंगे। तो अगर यहाँ पे औसत चाल की बात करें तो औसत चाल, ये तो टोटल टाइम हो गया। अरे भाई, ये तो डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस अपान स्पीड। अगर यहीं पे हम इस डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या बात करें, स्पीड इनटू टाइम की बात करें। हाँ, तो मैं ये समझा रहा था कि अगर D दूरी है, A से B दूरी फिक्स है, दूरी इसके बीच की D मान लिया मैंने, तो S1 स्पीड से जाएगा तो टाइम कितना लगेगा कि D अपान S1, ठीक। और अगर इसी D दूरी को S2 स्पीड से आता है तो उसको टाइम, हालांकि दोनों में अलग अलग टाइम लगेगा, T1 और T2, ठीक है ना। तो यहाँ से D मैंने कॉमन ले लिया, मैंने कहता कि ओवरऑल टाइम T लगा, तो S1 प्लस S2 अपान S1 S2 इज इक्वल टू T, ठीक है ना। अगर यहीं पे D की बात किया जाए तो हम क्या लिखेंगे, T टोटल टाइम T S1 S2 अपान S1 प्लस S2, ठीक है ना, S1 S2। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, वो तो दूरी हो गई। तो मैं ये एक चीज़ बताता हूँ, औसत चाल बराबर होती है तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय, तय की गई कुल दूरी लिया गया कुल समय, ठीक। लेकिन डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, जब दूरी फिक्स होती है, याद रखना, जब दूरी फिक्स होती है तो फार्मूला होता है 2S1 S2 अपान S1 प्लस S2, 2S1 S2 अपान S1 प्लस S2, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि एक लड़की 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से चला के अपने घर 10 किलोमीटर दूरी अपने सहेली के घर जाती है, वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की वजह से वापस आती है। पूरी यात्रा में कुल कुल उसकी औसत गति क्या है, ठीक। तो ये S1 जो है ना 12 किलोमीटर, S2 इज इक्वल टू S1 S2, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 12 18 23, 6 3 18 और 6 5 30। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे तो 3 दूना 6, 12 5 5 है ना, 14 5 70 और 5, तो कितना आ जाएगा आपका 1405 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है कि नहीं। मतलब कहने का है कि जब भी आपको औसत चाल निकालना हो बेटा, जब भी आपको औसत चाल निकालना हो तो आप फार्मूला लगाइए 2S1 S2 अपान S1 प्लस S2, लेकिन कब, जब जितनी दूरी जाए उतनी ही दूरी वापस आए। तो क्लियर है ना। आगे चलें, अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक 14 वर्षीय लड़की लगातार थकान और चक्कर आने की शिकायत करती है। रक्त परीक्षण से पता चलता है कि उसकी हीमोग्लोबिन 10 डेसीलीटर है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ का सेवन बढ़ाना या शामिल करना उसके लिए मददगार होगा, ठीक है। अगर इसका मतलब ये है कि कोई लड़की है ना, उसके अंदर थकान है, उसको चक्कर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन कमी है। हीमोग्लोबिन कमी है तो इसका मतलब कि आयरन की कमी है। क्या है, आयरन कमी है। तो बताओ मुझे कि आयरन किस में पाया जाएगा, नट्स में पाया जाएगा, चावल में पाया जाता है आयरन, क्या बटर में नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे किस में पाया जाएगा, पालक में। किस में पाया जाएगा, पालक में, ठीक है ना। धान, मक्खन और गिरी को नट्स यहाँ पे गलत लिखा हुआ है,
ठीक है ना। तो पालक में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आयरन की कमी से ऐसा हो रहा है बच्चे, मतलब कि हीमोग्लोबिन कमी अर्थात आयरन की कमी है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से कारण पानी को तापमापी द्रव के रूप में उपयोग नहीं किए जाने के सही कारण। जैसे कहने का मतलब है कि जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है, पारा भरा होता है ना। जो थर्मामीटर, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अपना फीवर वगैरह टेम्परेचर मापते हैं बॉडी का, या अलग अलग मतलब बहुत और भी बहुत सारे जो तापमापी होते हैं उनके अलग चीज़ों को हम मापने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जैसे बहुत ठंडे प्रदेशों में हम एल्कोहल तापमापी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसका जो मतलब कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, अब जैसे क्या है कि पानी को आप करें लेकर जाएंगे कई ठंडे प्रदेश में लेकर चले गए, सपोज दैट लद्दाख में हैं आप, और आप थर्मामीटर के अंदर पानी भरा हुआ है, बुखार चेक करना चाहते हैं, पता लगा उसमें जो पानी भरे है वो चल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है बहुत लो होता है, बहुत, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन से कारण पानी को तापमापी द्रव के उपयोग नहीं किए जाने के सही कारण है। एक तो पहली बात तो यह पारदर्शी है, ये तो बात सही है। इसका प्रसार गुणांक उच्च है, बिल्कुल गलत है। इसका जो कॉफिशिएंट है ना, एक्सपेंशन ऑफ द कॉफिशिएंट, इट्स वेरी लो, है ना। कहने का है पानी का को तापमापी द्रव के रूप में उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसका प्रसार गुणांक उच्च नहीं निम्न होता है, याद रखना है, इसीलिए नहीं किया जाता। उच्च है ना, निम्न होने की वजह से नहीं किया जाता है। अन्य तरल पदार्थों की तुलना में इसका हिमांक उच्च एवं क्वथनांक निम्न होता है, ठीक है ना। इसका हिमांक उच्च एवं क्वथनांक निम्न होता है, ये बात सही है। इसका मतलब है कि पहला पारदर्शी तो होता ही है, तो पहला और दूसरा सही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए और सी पे जाएंगे और हमारा ये क्या है, करेक्ट आंसर। याद रखना कि बहुत ठंडे प्रदेशों में हम लोग एल्कोहल तापमापी का प्रयोग करते हैं, थर्मामीटर का, ठीक है ना। वैसे जो लोग नॉर्मली यूज किया जाता है, यहाँ पे पारे का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बात। अब पाश्चराइजेशन, किण्वन, टीका लगाना, परिरक्षण, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो फर्मेंटेशन, पाश्चराइजेशन लिखा जाएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। वैक्सीनेशन, प्रिजर्वेटिव। वैक्सीनेशन क्यों होता है, सरकार या जानवरों में या इंसानों में समय समय पे टीका लगता है, क्यों लगता है ज़रा बताओ, ठीक है ना। पाश्चराइजेशन क्या है, क्विंडन क्या है। क्विंडन से क्या होता है ना कि जब ईस्ट की क्रिया द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना, है ना। आपने देखा होगा कि ठंडी के समय में गुड़ बनता है, ठीक है ना। तो शर्करा का एल्कोहल में बदलना ईस्ट की क्रिया, ये क्या कहलाती है, क्विंडन कहलाती है। इसका मतलब इसको यहाँ से हम मिलाएंगे, ठीक है। टीका क्यों लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है किसी की रोग प्रतिरोधक, जैसे आप कोरोना आया था तो सरकार ने टीका लगाया कि आपके अंदर जो एफिशिएंसी क्या हो, बढ़ जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता। किसी पशु के शरीर में उसकी प्रतिरोधक अनुक्रिया को उत्तेजित करने के लिए निष्क्रिय या कमजोर रोगकारक जीवाणु को डालना, यस, इसीलिए किया जाता है। परिरक्षण क्या है, प्रिजर्वेटिव, मतलब किसी चीज़ को बचाने के लिए। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप अचार बनाए हैं और अचार में अगर तेल न डालें हैं तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। सिरका न डालें तो ख़राब हो जाएगा। इसका मतलब प्रिजर्वेटिव होता है। तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए विशिष्ट क्या करते हैं, पदार्थ मिलाते हैं। पाश्चुरीकरण, आपको पता है कि दूध को उबालकर अचानक ठंडा कर देने से इसकी वृद्धि को रोका जा सकता है। इस किसकी वृद्धि को, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा होगा आपका सेकेंड, बॉइलिंग द सडन कूलिंग ऑफ मिल्क टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया की मतलब जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए पहले क्या किया जाता है, दूध को उबालकर अचानक ठंडा कर देने से उसकी वृद्धि को रोका जाता है। इसे कहा जाता है पाश्चराइजेशन, पाश्चुरीकरण। क्लियर है। तो यहाँ पे इसकी मैचिंग किसके साथ हुई जरा बताओ। ए का सेकंड से, ए किससे मिला, सेकंड से। बी, सी, डी। बी किससे मिला बेटा, थर्ड से। बी किससे मिला, थर्ड से। और सी किससे मिला, फोर्थ से। सी किससे मिल गया, फोर्थ से। और डी किससे मिला, फर्स्ट से। क्लियर है बात। तो हमने क्या कहा कि परिरक्षण, टीका लगाना, क्विंडन, पाश्चुरीकरण। क्लियर। तो ये वाला मेरा ऑप्शन कहाँ है कि ए सेकेंड बी थर्ड, ए सेकेंड बी थर्ड, ये नहीं हो सकता। ए सेकेंड बी थर्ड ये है, ये नहीं बनेगा। आगे देख लो और क्या बताया मैंने, सी फोर डी वन। सी फोर कहाँ है, सी फोर डी वन, ये वाला सही होगा। क्लियर है, ये मैचिंग है, ये मैचिंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान एवं कृत्रिम के बीच अंतर को सही ढंग से वर्णित करता है। विज्ञान एवं कृत्रिम, विज्ञान होगा, कृत्रिम क्या है यार, कृत्रिम विज्ञान, बहुत एरर है टाइपिंग की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड द प्रिस्यूडो साइंस, साइंस एंड द प्रिस्यूडो साइंस। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान एवं कृत्रिम विज्ञान के बीच अंतर को सही ढंग से वर्णित करता है। तो कृत्रिम विज्ञान अप्रचलित है और उसके कोई सार्थ समर्थक नहीं है। ठीक है ना, क्या कह रहा है, कृत्रिम विज्ञान अप्रचलित है, उसके कोई समर्थक नहीं है, ये कह रहा है। ऐसा है क्या, उसके समर्थक हैं भाई। कह रहा सही ढंग से वर्णित करता है, ये गलत हो गया। कृत्रिम विज्ञान के सिद्धांत इस प्रकार प्रतिपादित किए गए हैं कि इनकी असत्यता के लिए उनकी जांच नहीं हो सकती। ठीक है ना, नहीं हो सकती। अभी देखो इसको छोड़ो, कृत्रिम विज्ञान, अब देखो हमेशा जब समझ में ना आए तो एलिमिनेट कैसे करते हैं। कृत्रिम विज्ञान के सिद्धांत वैज्ञानिक पदों जैसे जल, ऊर्जा इत्यादि का उपयोग नहीं करते। अरे करते हैं ना, कृत्रिम जल का उपयोग नहीं करेंगे। कृत्रिम विज्ञान केवल 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 जहाँ आ जाए वहाँ पे बिल्कुल हमेशा सीडीपी में, मतलब सॉरी जो पेडागोजी है उसमें वहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है कृत्रिम विज्ञान केवल तथ्यों की व्याख्या करता है और कोई पूर्वानुमान नहीं लगाता, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो फिर क्या सही है, इसका मतलब यही सही है। कृत्रिम विज्ञान जो नेचुरल साइंस है कि सिद्धांत इस प्रकार प्रतिपादित किए गए कि किसी असत्यता के लिए जांच नहीं हो सकती, अर्थात प्रिस्यूडोस साइंटिफिक थ्योरीज डू नॉट टिपिकली यूज साइंटिफिक टर्म्स लाइक फोर्स, एनर्जी, ईटीसी। ठीक है ना, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि में दिए गए मिश्रण को कॉलम सेकंड में दी गई विधि में सुमेलित कीजिए, इसका उपयोग इसे पृथक करने के लिए किया जा सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि पृथक अलग करने के लिए कैसे इसको किया जा सकता है। तो जैसे है कि बुरादा और जल, बुरादे और जल को कैसे अलग करेंगे, आयोडीन और रेत को कैसे अलग करेंगे, लवण और जल को कैसे अलग करेंगे, दही से क्रीम को अलग करने की क्रिया क्या है। जब भी हम ये बेटा क्या होगा, दही, और जब दही से क्रीम बनाते हैं तो क्या कहलाता है, आप बताओ। इसे कहते हैं हम अपकेंद्रण, है ना, इसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। तो क्रीम फ्रॉम द कर्ड, तो इससे मैच करेगा। ठीक है ना। अब सैंडवस्ट, अब इधर देखो, आयोडीन और रेत, बुरादा और जल, जल में बुरादा है तो क्या करेंगे, उसको छानेंगे। क्लियर, इसमें क्या था आपका अपकेंद्रण था। ठीक, आयोडीन और रेत, लवण और जल, लवण और जल जो है ना वो क्या करेंगे, आयोडीन और रेत, आयोडीन और रेत में क्या करेंगे, इसमें हम ऊर्ध्वपातन होगा। लवण और जल उसमें मिलाया है तो वाष्पीकरण के रूप में उसे हम निकाल देंगे। तो आप देखिए कि एक किसमें गया है, एक किसमें गया है, ए थर्ड में गया है, ए थर्ड में गया है। बी किस में गया है, बी गया है फोर्थ में, बी फोर्थ में गया है, और यहाँ बी फर्स्ट में गया है। तो पहला ऑप्शन सही है। कहने में मतलब है कि बुरादा और जल एक में है, उसको अलग करना है। उसने कहा कि पृथक मीन्स अलग करने की जो प्रक्रिया होगी वो कहलाएगी छानना। आयोडीन और रेत की अगर बात करेंगे तो रेत में आयोडीन है तो वहाँ पे ऊर्ध्वपातन होगा, जिसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है ना, ठोस का गैस के रूप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। लवण और जल तो क्या करेंगे, वहाँ पे इवेपोराइजेशन होगा, वाष्पीकरण क्रिया कहलाएगी। और दही से क्रीम निकालना क्या कहलाता है, अपकेंद्रण, अच्छा, अर्थात सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं, वो सेंट्रीफ्यूगल बोला जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं कि कॉलम फर्स्ट में दिए गए मिश्रण को कॉलम सेकंड में दी गई विधि से सुमेलित कीजिए, जिसका उपयोग इसे पृथक करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो कह रहा है एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। गोलीय दर्पण जो होता है वो हमारा एक अवतल और एक उत्तल होता है। ठीक है ना। तो अब यहीं पे हम बात करेंगे, अभी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। अब आपको भी बताऊंगा कि अवतल लेंस के साथ कैसे काम करता है। ठीक है ना, अवतल लेंस कैसे काम करता है, क्लियर है। चलो, एक समतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। एक अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। और एक उत्तल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है ना। वास्तविक और आभासी, जहां वास्तविक होगा वहां उसके साथ उल्टा होता है, याद रखना। तो वास्तविक के साथ उल्टा, और उत्तल दर्पण क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। पहली बात तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, अभी समझाऊंगा आपको। अवतल लेंस की बात करेगा, जो उत्तल दर्पण काम करता है वही अवतल लेंस करता है। तो कह रहा है कि उत्तल दर्पण वास्तविक और आभासी, यहाँ पे वास्तविक और आभासी बिल्कुल
गलत है। मतलब उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों एक जैसे बिहेवियर होता है, याद रखना। समतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, बिल्कुल गलत। इसका मतलब ये सही हो जाएगा कि अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि सर कैसे, समझाता हूँ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। जो हमारे दर्पण हैं उसमें अवतल और उत्तल दर्पण है ना। अगर हम दर्पण, गोलीय दर्पण की बात करें, हम गोलीय दर्पण जो है इसमें क्या करेंगे, एक तो बनेगा अवतल दर्पण, ठीक है ना, और दूसरा जो होगा वो उत्तल दर्पण, ठीक। इसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। मिरर इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। इसका जो नेचर होता है, इसका जो नेचर होता है बेटा वो कैसा होता है, अगर मैं थोड़ा सा बढ़िया से लिख दूं इसको तो, हट जा रहा हूं अभी, नेचर अर्थात प्रकृति कैसी होती है, उसको तो कन्वर्जिंग होता है, इसका डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग नेचर होता है मतलब कि अपसारी होता है। कैसा होता है, अपसारी होता है, ठीक है ना। और इसका कैसा होता है नेचर, नेचर कैसा होता है, अभिसारी होता है, अर्थात कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है, कन्वर्जिंग, अभिसारी। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स का मतलब है कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब है कॉनकेव मतलब गुफा, घुसा हुआ। तो आप देखिएगा कि जब भी कोई दर्पण होता है तो उसमें पोल होता है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, पोल होगा। फिर मैंने क्या कहा, ये फोकस है, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इन्फानाइट है, ठीक। तो अगर वस्तु ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, फिर ऑब्जेक्ट 2, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4 और ऑब्जेक्ट 5 और ऑब्जेक्ट 6। याद रखना कि अगर वस्तु इन्फानाइट पे है तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, उसकी इमेज फोकस बनेगी। अगर इन्फानाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। इसका मतलब जितना दूर होगा उतना ही छोटा बनेगा। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई ऑब्जेक्ट उसी पे बनाएगा, ठीक। और जब ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, देखते चलो, ठीक। आपने इधर 1 2 3 4 लिखा, ठीक, इधर लिख दिया 1 2 3 4 5। तो जब वस्तु ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फानाइट पे था, तो उसकी इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फानाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच था तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी, ठीक है, अभी समझा दूंगा। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो यहीं बनी, ठीक। जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इन्फानाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी, और जब फोकस पे है तो इन्फानाइट बनी, और जब यहाँ पे है तो इरेक्टम सीधा बनेगा, दर्पण के बाहर बनेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो मैं यहाँ पे कहूँगा ये कैसा बना, उल्टा, तो इसे कहा जाएगा हमेशा वास्तविक के साथ क्या आता है, उल्टा आता है, हमेशा वास्तविक के साथ उल्टा आता है। और सीधा के साथ कैसा आएगा, आभासी आएगा, सीधा के साथ आभासी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा अवतल दर्पण है वह वास्तविक, उल्टा एवं सीधा एवं आभासी सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। जिससे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब अगर है तो उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन सीधा और आभासी, अगर कोई आभासी मतलब जो आभास हो रहा है उसे पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अब हम अपने प्रश्न की तरफ आते हैं। अब मेरा प्रश्न ये था,
प्रश्न मेरा क्या था कि अवतल दर्पण, देखो यहाँ पे कि एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। क्या ये बात मैंने नहीं बताई कि एक अवतल दर्पण द्वारा कि सीधा एवं आभासी एवं वास्तविक एवं उल्टा, तो मतलब कहने के वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। मतलब आप कहने का ये है कि जो हमारा अवतल दर्पण है वो सीधा और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब, सीधा और उल्टा, सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। आप देखो हमेशा सीधा के साथ आभासी रहेगा और वास्तविक के साथ उल्टा रहेगा। यहाँ पे हमने ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया, जब यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात कर रहा है वास्तविक के साथ आभासी कभी नहीं आता तो गलत हो गया, ठीक है ना। फिर वास्तविक के साथ आभासी आएगा, ये भी गलत हो गया। वास्तविक के साथ आभासी होगा, ये भी गलत हो गया। तो वास्तविक के साथ आभासी यहाँ आया था क्योंकि इसका तो नेचर ही है कि वास्तविक और आभासी बनाता है। जब अब एक बात और बताना चाहूँगा यहीं पे कि इसको कैसे आप याद करेंगे। तो जब देखो वस्तु इन्फानाइट पे थी, क्या है बेटा, वस्तु और उसका प्रतिबिंब, वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु और प्रतिबिंब की बात करेंगे। जब वस्तु कहाँ है, इन्फानाइट पे है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे, ठीक। और जब वस्तु फोकस पे है, देखो जब फोकस पे है तो कहाँ बन रहा है, जब फोकस पे है तो इन्फानाइट बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है, ठीक। बस यही है, ये आप याद कर लेंगे, इससे आपको सब कुछ पता चल जाए कि वस्तु इन्फानाइट पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। वस्तु अगर मतलब कहने का ये दोनों इंटरचेंज करता है, अगर फोकस पे है तो इन्फानाइट बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो वही बनेगा। और कैसा बनता, समान बनता है, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, जल को एक तापमानीय द्रव के रूप में प्रयुक्त न करने के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। यह एक पारदर्शी है, ये तो बात सही है। ये फिर यही कह रहा है कि इसका प्रसार गुणांक उच्च होता है, बिल्कुल नहीं होता है, इसका प्रसार गुणांक निम्न होता है, इसीलिए इसका प्रयोग तापमानीय में नहीं किया जाता है, ठीक है। अन्य द्रवों की तुलना में इसका हिमांक उच्च और क्वथनांक निम्न है, तो इसका मतलब ए और सी, ए एंड सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आप सारी PYQs यहाँ पे हम करा देंगे, आप आराम से देख सकते हैं विद कंसेप्ट, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में।